वेलकम स्टूडेंट्स। चलिए आज हम आपके एग्जाम्स के लिए एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक यूनिट 4 को आसानी से समझेंगे। ये पूरा यूनिट सेबी के बारे में है। आज हम इसकी हर एक डिटेल को अच्छे से जानेंगे कि आखिर इंडिया का स्टॉक मार्केट चलता कैसे है और इसको कंट्रोल कौन करता है। तो सबसे पहले एक बड़ा सवाल, क्या आपको लगता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट सच में एक फेयर गेम है या फिर ये एक रिग्ड सिस्टम है? कभी सोचा है? चलिए आज हम पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि इस पूरे खेल के नियम आखिर बनाता कौन है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहले हम सेबी को समझेंगे, जो मार्केट का वॉचडॉग है। फिर उसकी रूल बुक यानी एलओडीआर को देखेंगे। इसके बाद बैंकिंग के डबल रेगुलेशन सिस्टम को जानेंगे और फिर सबको जोड़कर एक इंटीग्रेटेड मॉडल समझेंगे। और हाँ, एंड में एक क्विक रिवीजन और एग्जाम के लिए Q&A प्रैक्टिस भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है सेबी, द मार्केट वॉचडॉग। पता है, पहले इसे बिना दांतों वाला शेर यानी टूथलेस टाइगर कहा जाता था। आइए देखते हैं कि कैसे ये एक कमजोर बॉडी से मार्केट का सबसे पावरफुल रेगुलेटर बन गया। ये कहानी शुरू होती है 1947 से, जब एक बहुत ही कमजोर कानून था, कैपिटल इश्यूज कंट्रोल एक्ट। फिर 1988 में सेबी का जन्म हुआ, लेकिन बस नाम के लिए। उसके पास कोई असली पावर नहीं थी। असली गेम चेंजर साबित हुआ साल 1992। इस साल सेबी एक्ट पास हुआ और इसने सेबी को दी स्टैच्यूटरी पावर्स, यानी अब ये एक कानूनी संस्था थी जिसके पास मार्केट को रेगुलेट करने की असली ताकत थी। तो आखिर ये सेबी है क्या? अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो सेबी इंडियन स्टॉक मार्केट की पुलिस भी है, जज भी है और कानून बनाने वाली बॉडी भी है। और हाँ, ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी कॉर्पोरेट है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कानून की नज़र में इसकी अपनी एक अलग पहचान है, आपसे और मुझसे अलग। ये अपने नाम पर प्रॉपर्टी खरीद सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, बिल्कुल एक कंपनी या एक इंसान की तरह। सेबी का मिशन क्या है? इसके 3 मेन काम हैं जो इसके प्रियम्बल में लिखे हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट काम, आप जैसे इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा करना, यानी आपके पैसे की सुरक्षा। दूसरा काम है मार्केट को डेवलप करना, उसे और बेहतर बनाना। और तीसरा, मार्केट को रेगुलेट करना ताकि सब कुछ ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी से चले। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सेबी को क्वाजी स्टेट पावर्स मिली हुई हैं। इसका मतलब है कि ये मार्केट के लिए एक छोटी मोटी सरकार की तरह काम करती है। देखिए कैसे। इसके पास लेजिस्लेटिव पावर है, यानी ये खुद कानून बना सकती है, जैसे एलओडीआर। इसके पास एग्जीक्यूटिव पावर है, यानी ये फ्रॉड और इनसाइडर ट्रेडिंग जैसे मामलों की जांच कर सकती है। और इसके पास जुडिशियल पावर भी है, यानी ऑर्डर्स पास करके पेनल्टी और फाइन लगा सकती है। कानून बनाना, उसको लागू करना और सजा देना, तीनों पावर्स एक ही बॉडी के पास। ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम के लिए ये सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पर अच्छे से ध्यान देना। सेक्शन 11 में सेबी के मेन फंक्शंस दिए गए हैं। सेक्शन 11A यूज कैपिटल इशू रेगुलेट करने की पावर देता है। और सेक्शन 11B, ये तो इसकी सुपर पावर है दोस्तों। इस सेक्शन से सेबी मार्केट में किसी को भी, लिटरली किसी को भी डायरेक्शन दे सकता है। सेक्शन 12 कहता है कि हर ब्रोकर और मार्केट इंटरमीडियरी को रजिस्टर करना पड़ेगा। और चैप्टर VIA में सारी पेनल्टीज यानी सजाओं का जिक्र है। अच्छा, अब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोचिए। मान लीजिए एक कंपनी है जो लोगों से, पब्लिक से हजारों करोड़ों रुपए उठाती है, लेकिन जब सेबी पूछताछ करता है तो वो कहती है कि अरे ये तो हमारा प्राइवेट मामला है, आप इससे दूर रहिए। क्या ऐसा हो सकता है? यही सवाल हमें ले जाता है इंडिया की एक सबसे फेमस कॉर्पोरेट बैटल की तरफ। ये केस था सहारा वर्सेस सेबी। हुआ क्या था? सहारा ने OFCDs के जरिए 3 करोड़ से ज्यादा लोगों से लगभग 17,000 करोड़ रुपए रेज किए और इसको नाम दिया प्राइवेट प्लेसमेंट का, ताकि सेबी के दायरे से बचे रहें। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक लैंडमार्क फैसला था। कोर्ट ने कहा, अगर आप 50 से ज्यादा लोगों को ऑफर दे रहे हैं तो उसे डीम्ड पब्लिक ऑफर माना जाएगा। लीगल टेक्निकलिटी से आप बच नहीं सकते। साफ शब्दों में, जहां जनता का पैसा इन्वॉल्व है वहां सेबी का राज चलेगा। सिंपल। और भी केसेस हैं जिन्होंने सेबी की पावर को सीमेंट कर दिया, जैसे कि DLF वर्सेस सेबी केस। इस केस से ये साफ हो गया कि अगर आप IPO ला रहे हैं तो प्रोस्पेक्टस में हर जरूरी जानकारी देनी होगी। कुछ भी छुपाना फ्रॉड माना जाएगा। फिर श्रीकांत मोहता केस में ये तय हुआ कि सेबी किसी भी ऐसी स्कीम की जांच कर सकता है जिसमें लोगों से पैसा इकट्ठा किया जा रहा हो, भले ही वो कंपनी लिस्टेड ना हो। तो मैसेज बिल्कुल क्लियर है, ट्रांसपेरेंसी ही सबसे ऊपर है। तो ट्रांसपेरेंसी की बात चली है, तो अब हम अपने अगले सेक्शन पर आते हैं। सेक्शन 2, LODR, द लिस्टिंग रूल बुक।
आइए देखते हैं कि जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है उनके लिए नियम कैसे बदलें। ये एक जेंटलमैन्स एग्रीमेंट से एक सख्त कानूनी जिम्मेदारी कैसे बना। देखिए, पहले होता था लिस्टिंग अग्रीमेंट। ये कंपनी और स्टॉक एक्सचेंज के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट था। प्रॉब्लम ये थी कि ये बहुत कमज़ोर था, लेकिन 2015 में एक बड़ा बदलाव आया। सेबी ने इंट्रोड्यूस किया LODR यानी लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशंस। अब ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ये एक स्टैट्यूटरी कानून है। इसका मतलब अगर कोई कंपनी इसके नियम तोड़ती है तो सेबी सीधे पेनल्टी लगा सकता है, और ये पूरे इंडिया के सभी स्टॉक एक्सचेंजेस पर एक साथ लागू होता है। एग्जाम के लिए LODR के ये रेगुलेशंस बहुत ज़रूरी हैं। इन्हें कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पिलर माना जाता है। रेगुलेशन 17 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कॉम्पोजिशन की बात करता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर का होना ज़रूरी है। रेगुलेशन 18 कहता है कि एक ऑडिट कमेटी होनी चाहिए जो फाइनेंशियल हिसाब किताब पर नज़र रखे। रेगुलेशन 23 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस पर सख्त नियम लगाता है ताकि कंपनी के लोग खुद को फ़ायदा ना पहुंचा सके। और रेगुलेशन 30 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि कंपनी में होने वाली हर मटीरियल इवेंट की जानकारी पब्लिक को 24 घंटे के अंदर देनी होगी। तो इस टेबल से आपको साफ साफ फर्क पता चल जाएगा। एक अनलिस्टेड कंपनी और एक लिस्टेड कंपनी में जमीन आसमान का फर्क है। अनलिस्टेड कंपनी बस कंपनीज एक्ट के हिसाब से चलती है, लेकिन एक लिस्टेड कंपनी उसको कंपनीज एक्ट के साथ साथ सेबी के सख्त LODR रेगुलेशंस भी फॉलो करने पड़ते हैं। हर 3 महीने में अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स पब्लिक करने होते हैं। इन्वेस्टर्स, मीडिया, एनालिस्ट सबकी नज़र उस पर होती है। बेसिकली लिस्टेड होना मतलब आप एक अलग ही लेवल की ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के गेम में एंटर कर चुके हैं। ओके, अब हम अपने तीसरे पिलर की तरफ बढ़ते हैं, बैंकिंग। बैंक्स एकदम स्पेशल केस है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ अपने मालिक यानी शेयर होल्डर्स का पैसा नहीं संभालते, वो संभालते हैं आपका और मेरा पैसा, पब्लिक का पैसा। इसलिए उन पर नियम भी ज़्यादा सख्त होते हैं। इस डबल रेगुलेशन को समझने के लिए एक सिंपल एनालॉजी लेते हैं। मान लीजिए एक बैंक है, तो RBI उस बैंक का डॉक्टर है। डॉक्टर का काम क्या होता है? इंटरनल हेल्थ चेक करना। तो RBI बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ, उसकी स्टेबिलिटी और सबसे इंपॉर्टेंट डिपॉजिटर्स की सेफ्टी देखता है। और सेबी कौन है? सेबी उस बैंक का पब्लिक रिलेशंस मैनेजर है। PR मैनेजर का काम क्या होता है? पब्लिक इमेज मैनेज करना। तो सेबी ये देखता है कि बैंक एक लिस्टेड कंपनी के तौर पर इन्वेस्टर्स के लिए ट्रांसपेरेंट है या नहीं। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हर लिस्टेड बैंक को 2 मास्टर्स को, 2 रेगुलेटर्स को जवाब देना पड़ता है। रेगुलेटर नंबर 1 है RBI, जिसको बैंक को अपने बैंकिंग ऑपरेशंस और लाइसेंस के लिए रिपोर्ट करना होता है। और रेगुलेटर नंबर 2 है सेबी, जिसको बैंक को एक लिस्टेड कंपनी होने के नाते रिपोर्ट करना होता है। इसे ही कहते हैं डबल कंप्लायंस का बोझ। RBI ये ऐवी नहीं करता, पब्लिक का पैसा सेफ रहे, इसलिए RBI बैंक डायरेक्टर्स के लिए एक बहुत सख्त टेस्ट रखता है जिसे कहते हैं फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया। इसका मतलब है कि बैंक का डायरेक्टर बनने के लिए सिर्फ डिग्री काफ़ी नहीं है, आपके पास फिनेंस, लॉ या एग्रीकल्चर जैसे फील्ड का स्पेशल नॉलेज होना चाहिए। आपका ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल साफ होना चाहिए, कोई क्रिमिनल केस या लोन डिफॉल्ट नहीं, और आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं होना चाहिए। बेसिकली आप काबिल भी होने चाहिए और ईमानदार भी। अब इस टेबल में देखिए, एक नॉर्मल लिस्टेड कंपनी और एक लिस्टेड बैंक में कितना बड़ा फर्क है। एक नॉर्मल कंपनी में डायरेक्टर को सिर्फ शेयर होल्डर्स ही हटा सकते हैं, लेकिन एक बैंक में RBI के पास सेक्शन 36 AA ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत ये अल्टीमेट पावर है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट में किसी भी डायरेक्टर को हटा सकता है। ये बहुत बड़ी पावर है। एक और फर्क, एक नॉर्मल कंपनी अपने डायरेक्टर को लोन दे सकती है, बस डिस्क्लोजर करना होता है, लेकिन एक बैंक अपने डायरेक्टर्स को लोन बिल्कुल भी नहीं दे सकता, एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड है। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। RBI वर्सेस जयंतीलाल मिस्ट्री केस में सुप्रीम कोर्ट ने RBI को एक तरह से आईना दिखाया। कोर्ट ने कहा, आप एक रेगुलेटर हैं, प्राइवेट बैंक्स के ट्रस्टी नहीं, आप जनता के लिए काम करते हैं। कोर्ट ने साफ कहा कि ट्रांसपेरेंसी से ही लोगों का बैंकिंग सिस्टम में भरोसा बनेगा, इसलिए लोन डिफॉल्टर्स की जानकारी छुपाई नहीं जा सकती। चलिए अब हम अपने फाइनल लर्निंग सेक्शन में हैं। सेक्शन 4 द इंटीग्रेटेड गवर्नेंस मॉडल। अब तक हमने अलग अलग पिलर्स देखे, सेबी, LODR और RBI। अब वक्त है इन सारे डॉट्स को जोड़ने का और देखने का कि ये तीनों मिलकर इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की नींव को कैसे मजबूत करते हैं। दोस्तों, ये टेबल आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए गोल्डन की है। इसको बहुत ध्यान से देखिए। एक तरफ टॉपिक है सेबी, LODR, बैंकिंग, बीच में उनका मेन कानून और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन या रेगुलेशन,
और आखिर में उनका मेन मकसद यानी कोर ऑब्जेक्टिव। एग्जाम से पहले रिवीजन के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। तो पूरे डिस्कशन का निचोड़ क्या है? द बॉटम लाइन इज दिस: रेगुलेटर अलग हो सकते हैं, कानून अलग हो सकते हैं, लेकिन इन सबका अंडरलाइंग गोल, इन सबका अंतिम लक्ष्य सिर्फ एक है: पब्लिक ट्रस्ट। इस पूरे फाइनेंशियल इकोसिस्टम में जनता के विश्वास को बनाए रखना, आपके भरोसे को, आपके पैसे को महफूज रखना। ऑलराइट, अब तक हमने सब कुछ डिटेल में समझ लिया है। एग्जाम का टाइम नज़दीक है, तो अब टाइम है एक सुपरफास्ट 30 सेकेंड रिवीजन का। पूरा यूनिट 4 एक बार में। रेडी? तो चलिए फटाफट रिवाइज करते हैं। सेबी, मार्केट का वॉचडॉग, इन्वेस्टर्स का रक्षक, जिसके पास 3 पावर्स हैं। लैंडमार्क केस, सहारा। एलओडीआर, लिस्टेड कंपनीज की कानूनी रूल बुक। मेन मकसद ट्रांसपेरेंसी और डिस्क्लोजर। इंपॉर्टेंट रेगुलेशन, रेगुलेशन 30। बैंकिंग रेगुलेशन, बैंक्स के लिए स्पेशल स्ट्रिक्टर लॉ। क्यों? पब्लिक का पैसा, रेगुलेटर, आरबीआई, कोर आइडिया, डिपॉजिटर प्रोटेक्शन। और इन सबका अल्टीमेट गोल पब्लिक ट्रस्ट। सिंपल। रिवीजन हो गया? चलिए अब देखते हैं कि आपको कितना याद है। टाइम फॉर सम एग्जाम Q&A प्रैक्टिस। तैयार हो जाइए, मैं सवाल पूछूंगा और आप मन में जवाब सोचिए। पहला सवाल, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। सेबी की 3 क्वाजी स्टेटरी पावर्स कौन सी हैं? याद कीजिए, हमने डिस्कस किया था। और इसका जवाब है लेजिस्लेटिव यानी कानून बनाने की शक्ति, एग्जीक्यूटिव यानी जांच पड़ताल करने की शक्ति, और जुडिशियल यानी पेनल्टी लगाने की शक्ति। आई होप आपका जवाब सही था। सवाल नंबर 2, पुराने लिस्टिंग एग्रीमेंट और नए एलओडीआर रेगुलेशंस में सबसे बड़ा फर्क क्या है? हिंट, उसकी लीगल नेचर के बारे में सोचिए। और इसका जवाब है कि लिस्टिंग एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट था जो कमज़ोर था, जबकि एलओडीआर एक स्टैट्यूटरी रेगुलेशन है, यानी एक पूरा कानून जिसे सेबी डायरेक्ट पावर से लागू करवा सकता है। द कीवर्ड्स आर कॉन्ट्रैक्चुअल वर्सेस स्टैट्यूटरी। और आखिरी सवाल, लिस्टेड बैंक्स डबल रेगुलेशन के अंडर क्यों आते हैं? उनके 2 रेगुलेटर्स कौन हैं और क्यों हैं? जवाब बिल्कुल सिंपल है। उन्हें 2 ग्रुप्स ऑफ पीपल को प्रोटेक्ट करना होता है। पहला डिपॉजिटर्स, जिनके लिए आरबीआई है, और दूसरा इन्वेस्टर्स, जिनके लिए सेबी है। इसीलिए उन पर 2 रेगुलेटर्स की नज़र रहती है। तो दोस्तों, हमने सारे कानून, सारे इंपॉर्टेंट केसेस और पूरा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क समझ लिया है। अब एक आखिरी सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं, जिसके बारे में जरूर सोचिए। ये जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नियम हैं, ये इन्वेस्टर के लिए एक सुरक्षा कवच, एक शील्ड है, या रेगुलेटर के हाथ में एक तलवार? इसका जवाब आपको खुद ढूंढना है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। इफ यू वांट एनी न्यू टॉपिक, कमेंट बिलो।